ठीक है, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वायरसेस को देख रहे हैं पहले। Viruses did not find a place in classification system since they are not considered truly living। तो आपको एक कॉमन क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान में रखना है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म या कुछ भी करके ऑर्गेनिज्म वर्ड आया तो वहां पे आपको वायरस की बात नहीं करनी है। ठीक, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ if we understand livings as those organisms that have a cell structure, अगर हम ये बोलें कि सेल स्ट्रक्चर है और वो लिविंग है और उनकी हमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक पता है कि सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को वायरसेस फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? अभी हम बताते हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक नॉन सेलुलर है, इट मीन्स कि ये सिंगल सेल भी नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब वर्ड आएगा तभी हम ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर सकते हैं। ना सिंगल सेल, ना यूनिसेलुलर है, ना मल्टी सेलुलर है। ठीक, तो उस केस में हमने क्या टर्मिनोलॉजी दी थी? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट द सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे हमें ये ध्यान में रखना है कि वायरसेस आर द एजेंट, फैक्टर, इस तरीके से वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कॉजिंग एजेंट ऐसे यूज कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, बट हम ऑर्गेनिज्म वर्ड नहीं यूज करेंगे। That are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cells। सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी नॉन लिविंग के होने की, दैट इज इनका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि कोरोना में स्प्रे कर लें और सरफेस को टच ना करें। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस सुन रहे होगे तुम लोग कई बार। तो उसमें क्या कंडीशन है आपके, अगर आपका एक्सपोजर हुआ भी है तो एक टाइम के बाद जैसे अलग अलग सरफेस पे ग्रो उसके सर्वाइवल के चांसेस अलग है कि वो एक्टिव कब हुआ। सर्वाइवल नहीं है एक्चुअली, एक्टिविटी कि वो कितना, मॉलिक्यूल तो है, बायोमोलिक्यूल है वो। ठीक है, उसके पास प्रोटीन है, उसके पास आरएनए है, उसके पास डीएनए। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी कितनी देर तक है। जैसे स्टील के सर्विस पे शायद 9 आवर्स तक का है, तो आप इतना देर आप उस सरफेस को टच नहीं करना है कि क्या पता वहां से कोई गुजरा हो। तो जस्ट हम क्या पैरामीटर्स ध्यान में रख रहे हैं कि वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, ठीक है, हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक तो वो हमें डिजीज कॉज नहीं कर सकता। और हमारे अंदर आने के लिए भी वायरस का एकदम स्पेसिफिक है। ठीक है, वायरस की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है बेटा, होस्ट स्पेसिफिक होता है वो। ठीक, एनिमल का वायरस प्लांट को अटैक नहीं करेगा। ठीक, जैसे सपोज हम लोग आज देख रहे हैं कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं देख रहे कि बगल वाले बरगद के पेड़ को भी कोरोना हो गया है, बगल वाले पीपल के पेड़ को कोरोना हो गया है, हमारे मोहल्ले का वो पेड़ को कोरोना हो गया, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिख रहे हैं ना। तो वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, किसको उनको अटैक करना है वो उसी को अटैक करते हैं। ठीक, हाँ, एक वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म चेंज होके वो एनिमल के अपनी वैरायटी को चेंज कर दिया। जैसे कोरोना के लिए अभी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है कि ये बैट से आया है, स्नेक से आया है, किस चीज से आया है। तो ये एक्चुअली जो वायरस है, मतलब एनिमल वायरस था, मतलब मेमेलियंस को छोड़ दिया जाए उनमें नहीं ग्रो करता था, बट नाउ इट चेंज इट्स फॉर्म। उस फॉर्म को चेंज करने के लिए जो फिनोमेना होता है वो म्यूटेशन होता है। अब हम वायरस पे अभी कोरोना पे नहीं बोलते हैं, ये सब हम लोग जब डिजीज पढ़ेंगे वहां पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सेम मेन चीज क्या है कि इनर्ट, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव। ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अब इस इनर्ट स्ट्रक्चर को हम अगर स्टोर करके रखना चाहें किसी किसी वायरस को, तो हम बहुत काफी टाइम तक इसको इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हर वायरसेस को नहीं बेटा, ध्यान दो। तो हम फिर उसको जब ग्रोथ देखना चाहेंगे तो उसको उसके होस्ट में ग्रो कराएंगे तो वहां पे हमें उसकी ग्रोथ दिखेगी। नाउ आपके स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट आर वायरसेस। वायरसेस हैं जिसमें आपको टीएमवी वायरस भी पढ़ना है, 12th में डिजीज है जेनेटिक मटेरियल डिस्कवरी का कि कैसे टीएमवी वायरस यूज होगा, बैक्टीरियोफाज वायरस यूज होगा। तो दोनों ही वायरस की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको अभी ध्यान में बस इतना रखना है कि वायरसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम लोग, या इस फिगर में हमें ये ध्यान में रखना है, हमें जो भी ये पोर्शन दिख रहा है ये सब क्या है, इसका प्रोटीन कोट है। आप उसको हेड, कॉलर, टेल में शीथ
सेल में डिवाइड कर सकते हो बैक्टीरियोफॉज के केस में, बट दिस इज प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होके कोई सेल नहीं बना लेगा। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, सेल वॉल का कंपोजिशन। तो सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उससे आपकी आउटर बाउंड्री नहीं काम कर जाएगी। और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे इस को कैप्सिड बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर इसका जो हेड है, हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जस्ट इस केस में देखते हैं, टीएमवी वायरस का है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में कॉज कर देगा। तो हमारे टोबैको मीन्स, मोज़ेक मीन्स क्या होता है, ऐसे पैचेस। ठीक है, टोबैको की लीफ पे पैचेस बन जाते हैं इस डिजीज में। टोबैको मोज़ेक वायरस है और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। इस एक्सपेरिमेंट के, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्लियर, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन विच केस एंड आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन विच केस। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में बैक्टीरियोफाज और टीएमवी वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पॉइंट ऑफ दैट कि आज हम लोगों को जेनेटिक डिस्कवरी पता चली है, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको एक प्रोटीन का लेयर दिख रहा है, एक प्रोटीन की आउटर कवरिंग दिख रही है और एक जेनेटिक मटेरियल। अभी कॉमन आपको इतना समझना है। इसके बाद जैसे हम लोग कोरोना की बात करें, कोरोना का स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ तुम्हें, ये ठीक है। इसके पास क्या है, एक बढ़िया सा एनवेलप भी बना हुआ है और इसका अब तक का आइसोलेटेड एमआरएनए, एमआरएनए प्रेजेंट है, सॉरी आरएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। और इसका जीनोम अभी तो रिसर्च चल रहा है, बट अब तक का सबसे लार्जेस्ट जीनोम वायरस का कोरोना का है। ठीक है, मतलब लेंथ हाई है। और आरएनए और डीएनए की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैं बता दूं तुम्हें कि आरएनए लेस स्टेबल होता है देन डीएनए। ठीक, तो जिसमें, अब ये तुम अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लेना, जिस भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा और वो डिजीज कॉज कर रहा होगा, उसकी वैक्सीन डिजाइन करना, उसका ट्रीटमेंट, उसका ड्रग बनाना मोर इजी होता है। जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक सुना है ना सबने, चेचक सुना है ना, चेचक समझ में आता है। कुछ लोग छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, दाने दाने हो जाते थे एक टाइम में। स्मॉल पॉक्स क्या होता था, बहुत ही थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी। पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते स्मॉल पॉक्स से। एडवर्ड जेनर्ट, उन्होंने उसका वैक्सीन डिजाइन किया और वहीं से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। वैक्सीन की डिस्कवरी की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो चीजें पॉसिबल हो पाई, इसलिए आज वो डिजीज एकदम गायब है, ना के बराबर है। हुई हुई भी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। आप ये समझ लो कि आज हम कोरोना का ट्रीटमेंट ढूंढ भी लेंगे, जो कि ढूंढने की कोशिश हो रही है, वैक्सीन डिजाइनिंग सब कुछ चल रहा है, ट्रायल वगैरह। लेकिन इसके पास आरएनए होने की वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है ना, ये म्यूटेट कर जाता है। एंड जैसे वेरिएशन मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिफर करता है, उसी तरीके से म्यूटेशन वेरिएशन को प्रिफर करता है। ठीक है, और म्यूटेशन से जो वेरिएशन होते हैं वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं। कॉन्सेप्ट की बातें बता रही बेटा, ध्यान से सुनना, हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे वायरस का वैक्सीन डिजाइन करके, या उससे, जैसे कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने सार्स सुना होगा, ठीक है, नेपा वायरस सुना होगा, हर्पस सुना होगा, स्वाइन फ्लू वगैरह सुना होगा। ये जितनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आई है ना वायरसेस की, ये सब हम देंगे लिस्ट तुम लोगों को, और वहां पे हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे। इन सब का जेनेटिक कंपोनेंट क्या है, आरएनए। ठीक, और जिसका ट्रीटमेंट हो गया और वो रिपीटेडली अभी नहीं दिख रही है, जैसे मैंने स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया, तो उनका जेनेटिक कंटेंट क्या है, डीएनए। तो ये मैं जो इतना बकवास बोली जा रही हूँ ना, ये गलत नहीं बोल रही हूँ, नहीं बकवास बोल रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। तो मैं पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा लिखने को, वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वाई आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिर्फ वायरसेस में आरएनए देखने को मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? ठीक है, तो ये फिगर दिख रहा है एनसीईआरटी का,
ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको कैप्सोमियर कहते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं बाद में। कैप्सिड पूरा ये जो शेल बना हुआ है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कैप्सिड। और कैप्सिड नंबर ऑफ कैप्सोमियर में से बना होता है। और कैप्सोमियर, हर वायरस जहाँ पे प्रेजेंट होगा कैप्सिड कैप्सोमियर, वहाँ पे उनके काउंट स्पेसिफिक होते हैं। नंबर ऑफ कैप्सिड कैप्सिड स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? नाउ इस फिगर को देखें तो यहाँ पे क्या आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये एनवेलप वाला है, ठीक है, और ये डायरेक्ट कैप्सिड वाला वायरस है। नेकेड न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया, कैप्सिड है, इसके चारों तरफ कोई एनवेलप नहीं है, तो एक ऐसे वायरसेस हो गए। एक हो गए एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। कैप्सिड है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? एक एनवेलप भी प्रेजेंट है। इस कैटेगरी में आपका आ जाता है कोरोना वायरस, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ वायरसेस। हम क्या क्या कह सकते हैं वायरसेस के लिए? दे आर नॉन सेलुलर, सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हैं। यू कांट सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप सिर्फ इनका एनालिसिस, रिएक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और सब माइक्रोस्कोपिक का एक मतलब और होता है कि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। देखो बेटा, ये सब एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, तो आप एकदम कंसंट्रेट होके बस सुनो। ये लेक्चर को 2 बार सुन लेना, रिकॉर्डेड भी सुन लेना। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर क्या हो गया? जैसे चाय की छन्नी होती है ना बेटा, चाय पत्ती छानने के और चाय को अलग सेपरेट करने के लिए हमने चाय की छन्नी यूज कर ली। वैसे बैक्टीरिया को अगर किसी मिक्सचर से अलग करना हो तो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी क्रॉस हो जाएंगे। क्लियर? दे कैन क्रॉस द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज किया मैंने। ऐसे एजेंट्स को क्या बोलेंगे? वायरसेस, ठीक। जो बैक्टीरिया से भी साइज में छोटे हैं, बट दे आर नॉट एन ऑर्गेनिज्म। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। ऑब्लिगेट पैरासिटिक एंटिटीज, हमेशा इनको लाइफ सर्वाइव क्या ऑर्गेनिज्म है नहीं, ये जस्ट ऐसे समझ लो कि ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सबस्ट्रेट, रिएक्शन कर रहे हैं ये। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की मीनिंग तुम लोग बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? चलो मैं ही बता देती हूँ फटाफट। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे वायरसेस क्या हैं? ऑब्लिगेट हैं, पैरासिटिक बिहेवियर शो करेंगे। सबको किसी न किसी तरीके का होस्ट चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इंडिविजुअली अगर वो बाहर रहेगा तो वो एक केमिकल की तरह बस प्रेजेंट रहेगा, वो भी इनर्ट, किसी को कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अब इस सरफेस पे ऐसा नहीं है कि वायरस गायब हो गया 8-9 घंटे बाद, वायरस वहां प्रेजेंट है, लेकिन उसका फॉर्म इनर्ट हो गया, वो इनएक्टिव हो गया, वो लिविंग था ही नहीं, उसकी डेथ नहीं होती। जो भी लोग ये न्यूज वगैरह में दिखाते हैं ना, वायरस खत्म हो गए, वायरस को सैनिटाइजर ने डिग्रेड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन की कवरिंग मैं बता रही हूँ, ये प्रोटीन की कवरिंग उसकी इनएक्टिव हो जाती है। क्लियर? प्रोटीन की कवरिंग, उसका जेनेटिक कंटेंट सब इनएक्टिव हो गया, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और वो अब ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्लियर? न्यूक्लियो प्रोटीन है, समझ में ही आ गया। ये तो प्रोटीन है और प्लस डीएनए या आरएनए है। देखो भैया, इसमें एकदम एक चीज ध्यान में रखना है तुम लोगों को, डीएनए या आरएनए है। अभी तक हमने प्लांट में ये नहीं बोला था कि डीएनए या आरएनए है। एनिमल में कहीं ये नहीं बोला है कि डीएनए या आरएनए है, ठीक है। सेंट्रल डॉग्मा जो है वो आपकी, कहाँ लिख रहे हैं यार, सेंट्रल डॉग्मा जो है वो आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाता है। इट मींस कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, लेकिन वायरसेस आर द एजेंट्स व्हिच बियर्स अदर डीएनए और आरएनए। तो मार्क कर लेना इस पॉइंट को भी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेट कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, ये एक ही पॉइंट है एक्चुअली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड लिविंग होस्ट, इसको पॉइंट को यही लिखना। अगर होस्ट सेल के बाहर हैं तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा उनका, और इसलिए वो इनर्ट रहेंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? टाइम हो गया? टाइम तो भी है। क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग? आरएनए के बारे में वंस अगेन, आरएनए का मैंने बस ये बताया बेटा अभी कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है,
डीएनए आपको दोनों पता है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैं आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। तो अभी तो आपको ये पता है क्योंकि साइंटिस्ट लोग पढ़ लिख के रिसर्च करके जा चुके हैं, तो डीएनए आरएनए पता है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हम लोगों की बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करके ले जा रहा है? तो आज तो हमें पता है कि डीएनए है, तो एक टाइम था कि पता नहीं था, ठीक। फिर उसी तरीके से इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके डीएनए को डिफाइन किया गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सम वायरसेस। तो कुछ वायरसेस में आरएनए होता है। अब मैंने क्या बताया कि आरएनए जो है आपके अर्थ पे, अब आप सुनना ही चाहते हो तो थोड़ी सी कहानी सुन लो। अर्थ पे जो पहला मॉलिक्यूल आया था, बायो मॉलिक्यूल में जो पहला मॉलिक्यूल बना था, दैट इज आरएनए, ना कि डीएनए। आप सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हो तो डीएनए से आरएनए बनना पढ़ते हो। इट मीन्स कि मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया वाली थ्योरी में ये है कंफ्यूजन। लेकिन आरएनए क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है, आरएनए अनस्टेबल होता है, तो सम हाउ कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई है, जैसे रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके आरएनए से डीएनए बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे थायमिन के स्ट्रक्चर में जो डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोक्सिल आयन का डिफरेंस है, उसके वजह से आरएनए से डीएनए बन सकता है। एक्सीडेंटली कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में हुआ जिससे आरएनए से डीएनए बन गया, बट डीएनए बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए को इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है, जस्ट आप ये समझो कि कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ठीक है, कोई डिफेंस सिस्टम, डिफेंस की कॉन्फिडेंशियल फाइल है जिसमें इंडो चाइना अटैक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो किसको दी जाएगी? एक स्टेबल पर्सन को या एक अनस्टेबल को? सेम वे में आपके डीएनए के पास आपके बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि आप ह्यूमन बीइंग हो। ये इंफॉर्मेशन कहाँ सेव है? आपके डीएनए में, ठीक। उसको बहुत स्टेबल होना होगा, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत अंडर प्रोटेक्शन रहना पड़ेगा सेल के अंदर, जैसे वो न्यूक्लियस में कैसे पूरा कंडेंस फॉर्म में। तो ये सारी स्ट्रक्चर डीएनए को दिए गए हैं, ना कि आरएनए को दिए गए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए का सेफ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको एकदम लेमैन के कहानी की तरह समझो, तो एक ऐसा राजा जो कि प्रजा को चला रहा है, ठीक है, प्रजा में ही प्रजा ही लड़ती है, प्रजा से ही सेना बनते हैं, लेकिन राजा का जिंदा होना बहुत जरूरी होता है किसी भी राज्य को चलने के लिए। अगर राजा पे अटैक हो गया, राजा ही खत्म हो गया, तो वो राज्य हार जाता है। सेम वे में उस राजा को किले की प्रोटेक्शन मिलती है, किले के बाहर युद्ध होता है। सेम वे में आपके डीएनए को पूरी प्रोटेक्शन है, पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसकी सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी आरएनए है, जो उसकी इंफॉर्मेशन को लेके आगे आ रहा है और प्रोटीन बनाता है। क्लियर? तो हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल है, अगर ये वायरसेस में होगा, तो आरएनए की अभी मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई कि बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब रूप बदलता रहे कभी कभी, जैसे देखो कोई कोई कैरेक्टर सुनते होगे, जैसे सपोज किसी किसी मूवी में देखा होगा कि कोई कंटिन्यू है, ये क्या तुम लोगों का धूम सीरीज की एक आई थी, उसमें एक्चुअल जो रॉबरी कर रहा है उसका फेस किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो बार बार इतने फेसेस चेंज कर रहा है, ठीक। सेम वे में अगर वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, एकदम पेशेंस के साथ सुनो, आज कोई कंटेंट कवर हो ना हो उसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, वो सब हम कवर करा देंगे। वायरसेस है और वो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। देखो 3 पॉसिबिलिटी है बेटा, 4 पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। या तो आरएनए है, या तो डीएनए है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। दोनों एक साथ वायरस के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो ये सेल नहीं बना पा रहे हैं, ये सब ड्रॉबैक है, ठीक। अब आरएनए के पास क्या हो गया, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एसएस को लिख लेना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये बना लेना तुम लोग, आगे दिया हुआ है ये सब इंफॉर्मेशन, बट सुन लो अभी। या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। अब यहाँ पे ये मत रोक लेना मेरे को कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे होगा, हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन पेयरिंग होनी है, ऐसे ऐसे लूप बना देगा तो ये आपस के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पेयर कर जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डीएस डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल की, किसकी? वायरसेस की। अब मैंने अभी यही बोला था कि वायरसेस वो ज्यादा हार्मफुल हैं, वो ज्यादा, जितना भी हम सार्स, इबोला, नेपा, हरपा, इन सब का नाम सुन रहे हो, ये सब क्या है? आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है।
तो ये क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल हैं, अपने फॉर्म को चेंज कर ले रहे हैं। जैसे अभी जो नोवल कोविड का आया है स्ट्रेन, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से हम लोग पहले इंटरेक्ट नहीं किए हुए हैं, कोरोना वायरस से हम ऑलरेडी इंटरेक्ट किए हुए हैं। जो हमें नॉर्मल फ्लू होता है वो भी कोरोना वायरस का है, ठीक, लेकिन उसने एक म्यूटेंट बना लिया है जो कि किसी एनिमल में, किसी एनिमल बैकग्राउंड से आया है, ठीक है, ह्यूमन का नहीं था, मैमेलियन सेल का नहीं था, या मैमेलियन में भी ह्यूमन का नहीं था। बैट से अगर आया तो वो मैमेलियन हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन का नहीं था। तो उसने क्या किया, आरएनए में जैसे सपोज AUGCAGCCCAAGC इस तरीके का सीक्वेंस है, इसने क्या कर लिया, कुछ यहाँ पे चेंजेस कर लिए। ये सपोज, जस्ट सपोज करना है, ये कोरोना का पहले का सीक्वेंस था, उसने क्या कर लिया यहाँ पे AUGUUCCAA इस तरीके का सीक्वेंस कर दिया, तो ये नया कोरोना हो गया, ठीक है, इस कोरोना से ये नया कोरोना बन गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वायरसेस में ज्यादा है इन कंपेयर टू बैक्टीरिया, और उन वायरसेस में बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू डीएनए बेयरिंग वायरसेस। डीएनए हो ऐसे वायरसेस में म्यूटेशन के चांसेस, ऐसे वायरसेस के फॉर्म चेंज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको, जैसे मैंने स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया, तो एक बार उसकी वैक्सीन आ गई तो जस्ट आप वैक्सीन ले लोगे और उससे प्रोटेक्ट रहोगे, ठीक। कोरोना के सामने अभी चैलेंज कैसे है, आप इसकी वैक्सीन बना दो, 1 साल 2 साल देखना, अभी 2 साल बाद फिर कोरोना आएगा, आएगा, हम सारे बायोलॉजिस्ट ये जानते हैं बात, ठीक। उसका फॉर्म चेंज होगा, वो कोई और डिजीज लेके आएगा, ठीक है। अभी बीच में स्वाइन फ्लू सुने थे, H1N1, ये सब क्या है, ये अपना फॉर्म चेंज कर करके आ रहे हैं, ठीक। तो फटाफट हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन सेलुलर सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट न्यूक्लियोप्रोटीन सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग होस्ट। इस पॉइंट को अलग से मत लिखना, नहीं तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तुम लोग समझ लो कि वायरस होता है। वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता जब तक कि इनसाइड द लिविंग होस्ट नहीं होगा। वायरोलॉजी इज द साइंस ऑफ वायरसेस और स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, अभी एक्सप्लेन किया मैंने, बैक्टीरियल फिल्टर से क्रॉस कर जाएंगे। बेटा फास्ट तो नहीं हो रहा है, या इंटरेस्ट ना आ रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है किसी को, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो ये सब समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, गुड। आज जाके थोड़ा घर में कोरोना वायरस के बारे में बोल भी देना। कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक, आज मत बोलना, कल थोड़ा पढ़ा देंगे सब। प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑन द होस्ट, दैट इज पैरासिटिक नेचर। मशीनरी किसकी चेंज कर रहा है, वायरस क्या करता है बेटा, अटैक, अटैक, अटैक किया और हाईजैक करता है। जैसे आपने वो मूवी देखी है क्या, आज दो दो तो मूवी की बात कर दी मैंने। एक कारगिल हाईजैक पे मूवी, सॉरी यार क्या था, प्लेन हाईजैक पे एक मूवी थी, अभी एक निर्जा वाली मूवी आई थी, वो मूवी देखी है, मतलब हाईजैक तो समझ में आई थिंक आ ही रहा होगा। उसमें पायलट को या तो अपने कंट्रोल में ले लो, या निर्जा वाले में पायलट उसने स्केप करा दिए थे, तो पायलट नहीं था तो वो प्लान क्या, वो प्लेन क्या हुआ, उड़ नहीं पाया। और कंधार वाला जो 2000 में हुआ था अपने इंडिया में प्लेन हाईजैक, उसमें क्या हुआ था, पायलट को ले गए थे और वो लोग लाहौर तक उड़ा के ले गए, चले गए थे, ठीक है। तो आप यही समझ लो कि हाईजैक करके, किसको हाईजैक कर रहे हैं, प्लेन को। प्लेन में कौन इंपॉर्टेंट है, पायलट। तो ये पायलट क्या हुआ, ये होस्ट का डीएनए हुआ, होस्ट डीएनए इज पायलट। आप होस्ट की बॉडी क्या हो गई, प्लेन, ठीक। उस प्लेन के आपने पायलट को अपने कब्जे में ले लिया, अब आप जैसी मर्जी उस होस्ट को घुमा दो, प्लेन को जहां मर्जी वहां ले जाओगे, फ्यूल लेते रहो, अपनी डिमांड कराते रहो बंदूक के नोक पे। वही चीज वायरस करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर आया, उसने क्या किया, हमारे डीएनए के साथ एंटर कर गया, हमारे डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लिया, और हमारे डीएनए से, हमारे वायरस के पास तो कोई राइबोसोम है नहीं, इतना मैंने पढ़ाया है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम चाहिए, ठीक है। तो राइबोसोम उसने किसका यूज किया, हमारा। साइटोप्लाज्म में किसके रह रहा है, हमारे। डीएनए किसका कोड करा लिया, हमारा, ठीक। हमारे डीएनए में अपना आरएनए इंसर्ट करके, या अपने कुछ अपने आरएनए की कॉपी भी कर लेंगे, और अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं हमारी ही मशीनरी को यूज करके, और अपने प्रोटीन को एक्युमुलेट करके
ये प्रोटीन अलग बनेगा, ये प्रोटीन अलग बनेगा, ये प्रोटीन अलग बनेगा, सब प्रोटीन जब बन जा रहे हैं सबको असेंबल कर लिया उसने और अपना आरएनए अपना डुप्लीकेट करके पूरा नया वायरस बन गया। मतलब हमारे फैक्ट्री में घुस के हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हाईजैक करके और हमारे ही अंदर अपना प्रोडक्ट भी बना रहा है और हमें ही अफेक्ट कर रहा है। ये जबरदस्ती वाली चीज होती है वायरस की। ठीक है, तो हाईजैक मैकेनिज्म पे वायरस वर्क करता है, हमारी मशीनरी को हाईजैक कर लिया। अब इसको आप बहुत अच्छे से ये प्लेन और पायलट वाले से रिलेट कर लो तो आपको वायरस की मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। प्लेन हमारा ऑर्गेनिज्म, पायलट हमारा डीएनए। ठीक, और वो जहां जहां मूव कर रहा है, जैसे सपोज उसने कुछ फूड प्रोडक्शन के लिए फूड जो प्लेन में जहाँ पे स्टोरेज फूड है उसको लिया, तो उसने क्या ले लिया, हमारे स्टोरेज फूड ले रहा है। ठीक है, गोल्जी किससे कुछ सप्लाई ले रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। राइबोसोम से यूज कर रहा है। ठीक, गवर्नमेंट से कोई डिमांड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी डिमांड पूरी करवा रहा है, उसको वो प्रोटीन बनाने के लिए वो चीज चाहिए तो वो डिमांड पूरी करवा रहा है। तो पूरी मशीनरी को उसने क्या किया, हाईजैक कर लिया। क्लियर, और अब वो अपने मन से उसको परफॉर्म करा रहा है। इसलिए सारे वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, कोई भी फैकल्टेटिव नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं है कि मिला होस्ट तो वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो वायरस का कोई मान धर्म ईमान नहीं है कि हमारे अंदर घुस के हमारे मशीनरी से खाया पिया तो हम पे थोड़ा रहम कर दे कि हम इन्फेक्शन नहीं करेंगे इनको। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो है, जस्ट हमें वो डिजीज दिखी, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। जो कोरोना में इम्यूनोलॉजी बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करो, विटामिन सी लो, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर लड़ ली तो सरकार को जरूरत ही नहीं है ना इसके लिए कुछ करने के लिए, हम खुद ही अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लें। ठीक, मेडिकल प्रैक्टिशनर को ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए लोगों ने फोकस किस पे किया, अपनी इम्यूनिटी हाई करने के लिए। वो वायरस के अटैक सिस्टम पे अगर देखो इसको कमांडो कार्रवाई करा दें और हम अपने डीएनए को रिलीज करा लें वायरस के, अभी इसी स्टोरी पे आगे बढ़ जाते हैं। कमांडो कार्रवाई करा ली, हमने प्लेन को छुड़ा लिया, कुछ लोग खत्म हुए तो हुए, लेकिन हमारा प्लेन छूट गया और ज्यादातर लोग बच गए, तो आगे की जिंदगी उनकी चलेगी। सेम वे में हम डेली वायरस से इंटरेक्ट करते हैं, डेली वायरस से बैक्टीरिया से हम लोगों का इंटरेक्शन चलता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर लेता है और जीत जाता है तो हमें वो बाहर सिम्टम के फॉर्म में नहीं दिखता है। जिस दिन नहीं जीतता है उस दिन हमें बाहर सबसे एकदम इजी सिम्टम बताऊं इसका तो फीवर आना है। ठीक है, बैक्टीरिया का अंदर एक जंग चल रहा है, अगर वो जंग आज की डेट में हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा तो हमें फीवर आ जाएगा। हमने पैरासीटामोल लिया, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप मिल गया, वो फीवर डाउन, अगेन हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने लगता है। तो डेली की रूटीन में हम लोग को फीवर आना नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए फीवर आने पे बहुत जल्दी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कैन बी एक्टिवेटेड बाय केमोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, सब पता है तुम लोगों को। ठीक है, ट्रिगर कर सकते हैं इनको हम केमोथेरेपी से। शो ग्रोथ इनसाइड द होस्ट सेल, कैन बी म्यूटेटेड एंड कैन प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेन। म्यूटेटेड का भी मैंने जैसे एग्जांपल दे दिया, AGGCCUU करके, उसको अगर चेंज कर दिया उसने सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज किया तो वो नया स्ट्रेन बन जाएगा, नया कोरोना बन गया, जैसे कोरोना का एग्जांपल से दिया था। लैक फंक्शनल ऑटोनोमी, अपना खुद का इनका कोई भी वजूद नहीं है भाई, कुछ नहीं करेंगे खुद, बस होस्ट के अंदर गए, होस्ट को हाईजेक किया और वहां पे यूटिलाइज कर लिया अपना। ठीक है, यूटिलाइजेस होस्ट राइबोसोम, ये सारे पॉइंट आप पढ़ोगे तो अब मेरी कहानी सब रिलेट कर लोगे आप। लैक पिगमेंट्स, मूवमेंट्स एंड सेक्स ऑर्गन, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे, फ्लैजिला नहीं होगा, कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है कि उससे ये ऑटोट्रॉफिक शो करें। न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि आरएनए या डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे और प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। असेंबली नॉट मल्टीप्लाई एज ए यूनिट, अब जो इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे बोला था फटाफट कि एक बार कैप्सिड बना, एक बार देखो, एक बार एक डीएनए के पोर्शन ने ये कोड कर दिया, एक पोर्शन ने ये कोड कर दिया, एक पोर्शन ने टेल बना दिया। अब टेल बना, ये बना, ये बना, तो फिर सब ज्वाइंट होके और इसके अंदर आरएनए आ गया तो एक फाइनली सॉरी बैक्टीरियोफाज वायरस बन गया। फाज मीन्स होता है अटैक करने वाला, ईटर, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला बैक्टीरियोफाज, तो वायरस बन गया। ठीक, अब देखो इसको ह्यूमन से रिलेट करो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारा हाथ एक दिन बन रहा है, हमारा पैर एक दिन बन रहा है, हमारा सर कहीं बन रहा है, हमारा धड़ कहीं बन रहा है, फिर हमने सबको जोड़ दिया और फाइनली हमारी डिलीवरी हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वे में ग्रो कर रहा है और उसके बाद वो जब डेवलप्ड हो जा रहा है तो वो डिलीवर हो रहा है। तो वायरस की मैकेनिज्म वैसी नहीं है।
अलग अलग सेगमेंट में, जैसे आपके घर में कंप्यूटर कभी लगा होगा तो आपने देखा होगा कि उसका सीपीयू अलग आ गया, ठीक है, स्क्रीन अलग आ गई, कीबोर्ड अलग आ गया, माउस अलग आ गया, सब आपने असेंबल कर दिया, इसको बोलते हैं असेंबली, ठीक है, असेंबल करना। तो असेंबल कर दिया तो फाइनली आपका कंप्यूटर वर्क करने लगा। चलो यहाँ तक जरा स्क्रीन पे आ जाओ और बताओ मेरे को कोई डाउट या कोई चीज जो इंटरेक्टिव नहीं लग रही हो, नहीं समझ में आई हो। हाँ, उरी उरी में तो अटैक दिखाया था, हाईजैक जैसा उरी में शायद कुछ नहीं था डायरेक्ट, वो तो जाके बम्बारमेंट, उसको आप अपने इम्यून सिस्टम से ले सकते हो कि इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि यहाँ पे इन्फेक्शन है और सारी टी सेल एक्टिवेट हैं और जाके पूरा का पूरा एंटीबायोटिक अटैक हो गया उन पे बल्क में। मैक्रोफेजेस अटैक करते हैं बॉडी में और वो बल्क में पूरा आपका एंडोसाइटोसिस वाले फैगोसाइटोसिस वाले फिनोमिना से वायरस वायरुलेंट उनको इनगल्फ कर लेते हैं। गुड, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आज ये नोट्स यहाँ के शेयर कर दूंगी। जस्ट आप इस स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करना, आज बस सोचना कि मैडम क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। उसका डीएनए आरएनए ये सब तो हम बता ही देंगे आपको। तो हम ये जनरल यहाँ तक आपको, ये सब तो रहने दो, यहाँ तक हम आपको नोट शेयर कर देंगे, तो आप इसको रीड कर लेना बस जनरल, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरसेस में देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के जो उसकी कवरिंग है उसके उसके अकॉर्डिंग उसका शेप डिसाइड हो जा रहा है। पढ़ा दूंगी कल ये मैं, बट आज ये जनरल चीजें यहाँ पे शेयर कर दूंगी आज मैं ग्रुप में। और फिर से स्टोरी सुनने का मन करे और समझने का मन करे तो सुन लेना रिकॉर्डिंग को। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे बच्चे पार्टी। और क्वेश्चन का आंसर सेंड करो, कुछ तो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर सेंड करना। बाय बाय।